इसराइल चाहता है, अमेरिका चाहता है कि रेजीम चेंज हो। हमारा क्या रवैया होगा अगर इसराइल और अमेरिका कामयाब हो जाते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन या इस्लामिक रेजीम को डिसमेंटल करने में, और एक पपेट रेजीम, अमेरिकन पपेट रेजीम ईरान के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे अब उन्होंने वेनेजुएला में किया। और ये भी मैंने कहा था कि बिल्कुल पूरी तैयारी है और पूरी कार्रवाई हो रही है ईरान के अंदर। हमारी इस वक्त की जो नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप है और जो हाइब्रिड रेजीम है बिल्कुल आगाह है, इनको पता है। अगला सवाल है कराची से उमैर का। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने कहा था कि इसराइल वो ईरान में रेजीम चेंज करेगा, फिर उसके बाद आपने कहा था कि पाकिस्तान पे भी उसके बाद ही अटेम्प्ट हो सकता है। जो प्रोजेक्शन आपने की थी चीज़ें अभी तक तो उसके अकॉर्डिंग लग रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी तो मसला है ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है या हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको ये चीज़ मालूम है, अगर अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो इसकी काउंटर स्ट्रेटजी है हमारी लीडरशिप के पास? देखिए, मैंने ये कहा था कि इसराइल चाहता है, अमेरिका चाहता है कि रेजीम चेंज हो। ये नहीं कि वो कर लेगा, सक्सीड, कामयाब हो जाएगा, वो चाहते हैं। एक तो ये, दूसरा ये मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान में भी ऐसे हो सकता है। मैंने कहा था कि इसके लिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या है, हमारा क्या रवैया होगा अगर इसराइल और अमेरिका कामयाब हो जाते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन या इस्लामिक रेजीम को डिसमेंटल करने में, और एक पपेट रेजीम, अमेरिकन पपेट रेजीम ईरान के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे अब उन्होंने वेनेजुएला में किया। और ये भी मैंने कहा था कि बिल्कुल पूरी तैयारी है और पूरी कार्रवाई हो रही है ईरान के अंदर कि किसी तरीके से एक पॉपुलर अपसर्च किया जाए और जो कि इस इस्लामिक रेजीम को चैलेंज करे और उसके ज़रिए फिर अमेरिका रेजीम चेंज करे। अच्छा, अब पाकिस्तान, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी इस वक्त की जो नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप है और जो हाइब्रिड रेजीम है बिल्कुल आगाह है, इनको पता है। दे आर वेल वर्स्ड इन स्ट्रेटजी एंड इन जियो पॉलिटिक्स। उनको पता है कहाँ से थ्रेट आ रही है, कैसे डील करना है। आप देख नहीं रहे हैं, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और सिविल इस्टेब्लिशमेंट ये मिल के किस तरीके के साथ इन सब का स्टॉक बढ़ गया है आफ्टर दैट रिसेंट एपिसोड अगेंस्ट इंडिया। और इस वक्त कभी इसाक डार साहब चाइना इस वक्त बैठे हुए हैं, उससे पहले वो सऊदी अरेबिया गए हुए थे। अपने शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया जाते हैं, कतर जाते हैं, यूएई जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। चीफ साहब कभी अमेरिका बैठे होते हैं, कभी सऊदी अरेबिया बैठे होते हैं, एंड सो ऑन। ये दिस इज़ अनहर्ड ऑफ। दैट टेल्स यू कि हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है एज अ पावर, रीजनल पावर, इट इज़ गॉन अप, इसमें कोई शक नहीं है। वेदर वी लाइक द करंट एग्जिस्टिंग रेजीम और नॉट, वी हैव टू एडमिट दिस। अच्छा, तो इसलिए ये आप फिक्र ना करें कि हमारी जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है या सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट, दे विल नो हाउ टू डील विद इट। बाकी ये कि कल को अगर कोई अमेरिकन रेजीम बन जाती है ईरान के अंदर, तो क्या पाकिस्तान को क्या उसका फ़ायदा नुकसान है? मैं नहीं समझता कोई भी नुकसान है, फ्रैंकली। दे डोंट फॉरगेट, जब शाह ईरान था तो हम भी अमेरिकन पपेट रेजीम थे और शाह भी था, और बड़े अच्छे तल्लुकात थे। बड़ी वो टर्की, ईरान, पाकिस्तान का जनाब, वो बड़े डेवलपमेंट, ये वो वगैरह प्लान्स, वी वर ऑन द सेम पेज, पार्ट ऑफ द सेम अमेरिकन स्पॉन्सर्ड अलायंसेस, जैसे नेटो है उस वक्त, सेंटो, सीटो, बगदाद पैक्ट, ये सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद अब अगर ईरान जो है वो प्रो अमेरिका हो जाता है तो आपका ख्याल है हम एंटी अमेरिका हैं? हमें तो बड़ा फ़ख्र है कि हमने अमेरिका को न्यूट्रलाइज़ कर लिया है, और अब हमें अमेरिका से हथियार भी मिलने शुरू हो गए हैं, और अमेरिका जो है वो ऑन बैलेंस फिर जितना प्रो अमेरिका था वो उतना नहीं है, अभी प्रो पाकिस्तान हो गया है। तो हमारा तो स्टॉक इज़ गॉन अप। सो आई डोंट थिंक प्रो अमेरिकन regime in Tehran will be an issue for Pakistan. Probably मेरा ख्याल है we'll do better business with them than we do with the so-called Islamic regime. Islamic regime बड़ी ideological है, और ideological regimes are never good for economics. इसीलिए उन्होंने अपना पट्टा गोल करवा लिया है by being an ideological regime. जाते जाते मैं ये कह दूँ कि जब ये इनकलाबी regime थी ना, तो ये इनके पास दो ऑप्शन थी जब ये इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब है। एक तो ये था कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है और ईरान के अंदर ही उसको महदूद कर देते और एक्सपोर्ट करने की कोशिश ना करते। तो अगर ये ऐसे करते तो दे वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम विद द वेस्टर्न पावर्स। जब इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया एंड बिकेम प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल अरीना, देन दे बिकेम अ थ्रेट टू द वेस्टर्न ऑर्डर।
याद रहे कि जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल एक्सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की थी। दे उन्हें इंटरनलाइज करके अपनी इकोनॉमी और अपनी पॉलिटिक्स और अपनी रिप्रेजेंटेशन इन चीज़ों को उसकी तरफ तवज्जो दी। दे हैव नेवर ट्राई टू एक्सपोर्ट रेवोल्यूशन। सिमिलरली जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी तो सबसे पहली चीज़ लेनिन और ट्रोट्स्की ने ये की थी कि जो सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं रीजन के अंदर जिसमें सोवियत उस वक्त के रशियन ट्रूप्स और इन्वॉल्व, उन्होंने कहा विल डू पीस ट्रीटीज, स्टॉप द वॉर, फोकस ऑन योर सेल्फ, देन स्टॉप एक्सपोर्टिंग रेवोल्यूशन। तो अब बात यह है कि ईरानियंस ने आते सार उन्होंने सोचा कि हमें ये जिंदा नहीं रहने देंगे, हमें कुछ बाहर कोई असासे बनाने चाहिए अपने आप को काउंटर करने के लिए। इस एनालिसिस के ऊपर उन्होंने फिर ईरान के जो उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और जो एक्सपोर्ट करना शुरू किया वो शियाइट ईरान। अब वो शिया सुन्नी का जो इशू था वो एक और कॉम्प्लिकेट हो गया इसके अंदर, विच द वेस्ट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लॉइट। तो आई थिंक अगर अब ये एक उनका आउटपोस्ट ईरान का रह गया है विच इज़ द हुथीज़, बाकी तो सब गिर गए हैं उनके आउटपोस्ट, और इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर तबाह कर दिए हैं उनके असासे जो थे, एसेट्स जो थे। उनकी जो मिलिट्री की लीडरशिप है उसको भी काफ़ी आपने देख ही लिया था, चुन चुन के उन्होंने उनके जनरल सबको, साइंटिस्ट को, जनरल को मारा है। सो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द ईरान्स अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट इटसेल्फ और टू सर्वाइव। और यही इस वक्त बहुत सख्त प्रेशर आएगा उनके ऊपर व्हाट टू डू, एंड सी वी हैव टू सी कि ये किस तरीके से डील करते हैं with that pressure from Israel and from the United States. इस थ्रेट को सेठ साहब बढ़ावा तब मिला जब माइक पॉम्पियो जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया कि ईरान के इन शहरों में फसादात भड़क उठे और अगली बारी बलूचिस्तान के, नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। व्हाट डज इट मीन? आपको याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम में ये मैंने कहा था कि इस वक्त व्हाट आर द वीक स्पॉट्स। जब रेजीम चेंज करने जाते हैं अमेरिका तो उनका क्या गेम थ्योरी है। तो आपने और मैंने डिस्कस किया था, वो एक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट का एक पेपर है जिसके अंदर उन्होंने सारी बातें कही थी कि पहले आप सोशल मीडिया के साथ इस्तेमाल करते हैं, फिर आप फंडिंग करते हैं CIA को के ज़रिए, ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस किस्म की चीज़ें मैंने आपसे कही थी, और आप सिलेक्ट असैसिनेशंस करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं और एक ऑपोजिशन को बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ डिस्टेबलाइज करते हैं, एक तरफ ऑपोजिशन को बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके अंदर एक थर्ड एलिमेंट था। वो थर्ड एलिमेंट ये था कि ईरान के बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, कुर्दों का प्रॉब्लम है और बलोच का प्रॉब्लम। वहाँ से सेशनिस्ट तंजीमें हैं जैसे हमारे यहाँ भी है, तो उसको अमेरिका जो है वो धमकी ये दे रहा है कि हम फिर उनको पैसे और हथियार और देंगे। तो दैट कुड बिकम अनदर थर्ड फोर्थ डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर। अगर ये ऐसे होता है तो और भी प्रॉब्लम्स बन जाएंगे फॉर द ईरानियन गवर्नमेंट। तो ये जो बलूचिस्तान की धमकी दी है, दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट कि बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर देर आर सेसेशनिस्ट, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। याद रहे कि इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने पहले एक दफ़ा जिक्र किया था कि जो बलूचिस्तान का लिबरेशन मूवमेंट है जो कि ईरान के ख़िलाफ़ है, नॉट द BLA जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, देयर इज़ एन ईरान बलूच कंटिंजेंट। मैंने ये कहा था कि दैट इज़ सपोर्टेड बाय द CIA। जिंदुल्ला जी, दैट इज़ सपोर्टेड बाय द CIA, और उसको और भी वो पंप कर सकते हैं। सो दैट्स द अदर थ्रेट दैट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़। राइट, ठीक है। ये जामे तौर पर मसला डिस्कस हो गया, इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस भी उमैर सामने रख दी सेठी साहब ने। बाकी सवाल शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब जैसे हम तस्करा इंडिया का कर ही रहे हैं अपने शो में, तो नॉर्वे से एक सवाल इसी बाबत आया है, लेकिन वो पाकिस्तान के अचीवमेंट से मुतालिक है, जिससे लेकर इंडिया में एक मेजर साहब तो सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। इज़्ज़त सुबहानी साहब क्या जानना चाहते हैं? जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक नए मिसाइल का तजर्बा किया है कामयाब, काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इस मिसाइल की क्या क्या खूबियां हैं, क्या इसकी सलाहियत है, और पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडिया के ऊपर क्या मज़ीद सबकत बरतरी हासिल हो गई है इस मिसाइल से। और दूसरा, इस के लिए जनवरी के महीने का इंतखाब भी क्यों किया गया है? क्या इंटेलिजेंस के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया कुछ प्लान कर रहा है? तो इंडिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए एयरफोर्स ने ये मिसाइल का तजर्बा किया है। देखिए, हर फौज, एयरफोर्स, नेवी वगैरह सारा वक्त तैयार होते हैं।
दे आर ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। और आजकल की सिचुएशन के अंदर तो सारे बैटल प्लान्स आर रेडी। वो एक गेम थेरी है, प्रोबेबिलिटी गेम थेरी कि जी अगर वो ये ऐसे करता है तो हम ये करेंगे, अगर वो ये करेगा तो हम ये करेंगे, जब हम ये करेंगे तो वो ये करेगा, उसको काउंटर करने के लिए फिर हम ये करेंगे। तो पूरे डिटेल के अंदर ये गेम थेरी, ये पूरी प्लानिंग होती है, ऑप्शंस। सो वो तो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, और अब और भी जैसे कहते हैं अर्जेंसी के साथ हो रहा है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम। तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं या कमज़ोरियां जो थी उसको उन्होंने स्टडी कर लिया है, होगा यकीनी तौर पे, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये हमारी कमज़ोरी थी, ये हमारी कमज़ोरी, अब अगले राउंड के अंदर हमने ये कमज़ोरी नहीं होने दिखानी, ये नहीं करना, तकड़ा ये किस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ हमारे लोग बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियाँ जो हैं, कमज़ोरियाँ अब तकड़ी कर ली हैं, तो वो पुराना राउंड उस तरीके से नहीं हो सकेगा। अब वो हमारी एक तो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे जहाँ उनकी कमज़ोरी थी, और दूसरा ये है कि वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं उनकी तरफ ही तवज्जो देंगे और शायद उधर ज़्यादा फोकस करेंगे इक्वली। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सो वी आर ऑल्सो डूइंग टू थिंग्स। एक ये कि हम जहाँ जहाँ समझते हैं कि हमारी कोई कमज़ोरी है उसको हम तकड़ा करेंगे, जाहिर है उसको प्लग करेंगे अपनी वीकनेसेस, और दूसरा ये है कि जहाँ जो हमारी आउटरीच है टू रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर हमें वो करना पड़े तो देन हम वो भी करेंगे। तो ये जो PAF ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये एक नई मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल चेक की है। हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, हथ 1, 2, 3 नसर, मीडियम रेंज हैं शाहीन, गौरी, और उसके बाद क्रूज़ मिसाइल्स हैं बाबर 1, बाबर 2, राद। अब ये तैमूर एक क्रूज़ मिसाइल, सिर्फ ये नई मिसाइल है। पहले हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स, फिर वी हैड एयर टू एयर मिसाइल्स। हमारे पास कोई मिसाइल नहीं थी जो एयर टू ग्राउंड हो और वही मिसाइल एयर टू एयर भी चले। सो नाउ वी हैव अनवेल्ड मीडियम टर्म 600 किलोमीटर रेंज टाइप ऑफ मिसाइल, जो कि आप जहाज़ से आप फायर कर सकते हैं, उसको आप एज अ क्रूज मिसाइल, और रेंज भी ठीक है, और आप उनके जो ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको भी कर सकते हैं और एयर प्लेन्स को भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एडिशनल एडिशन टू योर डिफेंसिव अग्रेसिव पोस्चर। तो आई थिंक ये इसीलिए सारी वीडियो दिखाई गई है कि इंडिया वालों को भी पता चल जाए कि एक अगर हमारा कमज़ोर स्पॉट था तो वो भी हमने प्लग कर लिए। और नाम भी तैमूर रखा है, जिसको लेकर इससे पहले भारत में काफ़ी बहस हुई जब करीना कपूर की जानिब से अपने बेटे का नाम तैमूर रखा गया, क्योंकि वो मुसलमान बादशाहों में शुमार होता है और ख़ासे जालिम थे वो। और अब ये नाम तैमूर रखा गया तो एक बार फिर भारत में थरथली मच चुकी है, और उसकी वजह सेठी साहब ने आपको बता दी कि वहाँ परेशानी क्यों है। और उमैर, इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था कि क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट आगाह है ख़तरात से, तो आप इस तजर्बे से समझ सकते हैं कि हम कितने वॉन्ड हैं ऑलरेडी, कितने अलर्ट हैं सारे ख़तरात का इदराक करते हुए। इसके अलावा हमें सवाल जो भेजा असलम रावलपिंडी से आपने, और डॉक्टर शहजाद स्वात से आपने, काशिफ लाहौर से, जमान कोयटा से, सुखविंदर सिंह कनाडा से, मोहम्मद अन्नूर कुवैत से, आप सबके सवालों का बहुत शुक्रिया। आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे ज़रूर। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।